One is a very important thing. One is a very important thing that what I would like to explain regarding this chapter is that in order to get this chapter well, chemical bonding, we need to have a clear-cut understanding or very clear understanding of electronic configuration. तो मैं सारे बच्चों को यहाँ पे अपील करना चाहूंगा कि जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरह आता है, इन्हें कहीं डिफिकल्टी नहीं आएगी चैप्टर के अंदर। जिन्हें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफिकल्टी डाउट है, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि गेट योर डाउट क्लियर। नहीं तो होता क्या है कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो राइट डायरेक्शन में नहीं जाएगी अगर हम उसका फाउंडेशन बिल्डअप नहीं करते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग का फाउंडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही है। तो केमिकल बॉन्डिंग अगर अच्छी तरह प्रिपेयर करना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना है। तो जिन बच्चों को नहीं आता है, मैं सूचित करूंगा कि ट्राई टू गेट इट क्लियर विद आइदर सेल्फ स्टडी और यू कैन आस्क मी और एनी ऑफ आवर प्रोफेसर हु इज कंसर्न्ड विद दैट। तो इट विल गेट क्लियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कल मैंने यह समझाया था, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, तो मैं वापस उसे रिवाइज करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आगे का सारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ही बेस्ड है। तो जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है उन्हें वो समझ में आएगा। So let's once again, what is electronic configuration here? We can say electronic configuration मतलब distribution of electrons in shell, subcells and orbital। हम अच्छी तरह जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम के चैप्टर में डिस्कस किया था, जहाँ पे देखा था कि एटम का स्ट्रक्चर होता है और एटम के स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं, जानते हैं एटम के स्ट्रक्चर के अंदर व्हाट हैपेंस हियर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेंट्रली न्यूक्लियस, सराउंडिंग में ये सेल्स, सबसेल्स एंड ऑर्बिटल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हमने देखा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम सजेस्ट करता है कि एटम के न्यूक्लियस के अराउंड में शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर सबसेल्स होते हैं, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो किसी भी सेल्स में कितने भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो पर्टिकुलर होते हैं। जिस तरीके से टू व्हीलर के ऊपर गवर्नमेंट के हिसाब से 2 लोग अलाउड होते हैं, कॉलेज लाइफ में बच्चे 3-3 जाते हैं, वो अलग बात है ना। दैट इज द ऑफ रूल यू कैन से, या ब्रेकिंग द रूल्स। इसके अंदर ऐसा नहीं। यहाँ पे पहले शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है। वो साइंटिफिकली उतने ही जाते हैं। दिस हैज बीन डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट। दिस जर्नी वी आर डिस्कसिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो ये शेल्स है, शेल्स के अंदर सबसेल्स है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल है। हर शेल्स की अपनी कैपेसिटी है, हर सबसेल की अपनी कैपेसिटी है, हर ऑर्बिटल की अपनी कैपेसिटी है। और शेल्स का नाम होता है, सबसेल्स के नाम होते हैं, ऑर्बिटल के नाम होते हैं, ये हम देखे हैं। शेल्स आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 onwards, या फिर KLMNO। Subcells are numbered as S, P, D, F, and orbitals are as like 2px, 2py, 2pz। तो इसके अंदर मतलब अगर मैं ये 2px का एग्जांपल देता हूँ तो 2px के अंदर, so this is जैसे मैं बता रहा हूँ कि this is 2px, 2px। तो when we say 2px, 2 indicate the shell, P indicate the subcell, X indicates the orbital। कुल मिला के 2px नाम का एक ऑर्बिटल होता है। 2px नाम का एक ऑर्बिटल होता है, इसका मतलब है सेकंड नंबर का शेल है, P नंबर का सबसेल है एंड X नंबर का ऑर्बिटल है। तो 2px टोटल एक ऑर्बिटल होता है। यहाँ पे देखेंगे 2py, तो 2 नाम का शेल है, P नाम का सबसेल है और Y नाम का ऑर्बिटल है। अभी P 2 में भी होता है, 3 में भी होता है, तो 3px भी होता है, 3py भी होता है, सो ऑनवर्ड्स। तो इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि शेल, सबसेल्स एंड ऑर्बिटल। शेल्स की भी अपनी कैपेसिटी होती है, ऑर्बिटल की अपनी कैपेसिटी होती है, सबसेल की अपनी कैपेसिटी होती है। और अकॉर्डिंग टू atomic structure, every orbital can accommodate maximum 2 electron। Every orbital can accommodate maximum 2 electron। 2pz इसमें मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मिनिमम 0। 2py में मैक्सिमम 2, मिनिमम 0। इसके अंदर भी मैक्सिमम 2, मिनिमम 0। 2s नाम का एक ऑर्बिटल है, 2s नाम के ऑर्बिटल के भी मैक्सिमम 2, मिनिमम 0। सो distribution of electrons in shell, subcells and orbital is called as you can say electronic configuration। ये सेल सबसेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहले शेल में कितने, दूसरे में कितने, सबसेल में कितने, ऑर्बिटल में कितने, ये जो कहने वाला स्ट्रक्चर होता है या कॉन्सेप्ट होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। और उसके रूल्स है, इलेक्ट्रॉन कैसे रखे जाते हैं उसके रूल्स है जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरे जाने का तरीका है, उसके अंदर हमने अबोव प्रिंसिपल देखा, हमने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखा, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी देखा हमने। ये तीनों रूल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इलेक्ट्रॉन कैसे भी भरे जाएंगे ऐसा नहीं होता है, दिस इज गवर्न बाय द रूल्स। सो इलेक्ट्रॉन्स कौन से सेल में कितने जाएंगे, कहाँ पे कितने जाएंगे, सीक्वेंस क्या होगा, ये सारा रूल के हिसाब से गाइड होता है।
और वो रूल है अबाव प्रिंसिपल जो एनर्जी के बारे में बात करता है, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बारे में बात करता है, स्पिन के बारे में बात करता है, देन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के सेम एड्रेस नहीं हो सकता, सेम सब सेल सारे नहीं हो सकते, लाइक दैट। जैसे कि अभी ये 2p की बात करते हैं, 2p छोड़ दो, 2ps की बात करते हैं, 2s की बात करते हैं, 2s के तो दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सिमिलर है ना, उसके अंदर 4 क्वांटम नंबर्स आते हैं, हम जानते हैं, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम। तो इसके अंदर हम देखते हैं, सो 2s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक का स्पिन क्लॉकवाइज है तो एक का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब कुछ तो डिफरेंस होता है, किसी भी एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर चारों सेम नहीं होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। 10th स्टैंडर्ड तक अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखा था कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, तो 2 4, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन जो आपने देखा था, 2 4 इस तरीके से देखा था, 2 8 18 इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं। हाँ, जब 11 में आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में से जाने के बाद हम इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं जिसके अंदर शेल, सबशेल ऑर्बिटल्स होते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन, 1s2 2s2 2p2। अभी कार्बन के अंदर टोटल एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब उसके अंदर प्रोटॉन 6 है, इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 6 है। कार्बन 6, ये लिखने का तरीका इस तरह से है, this is the symbol of carbon, this is atomic number is equal to proton number is equal to electron number। इसका मतलब कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स है और 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरे जाते हैं। तो 1s का कैपेसिटी मैक्सिमम 2 है, उसके अंदर 2 रखे, 2s का कैपेसिटी मैक्सिमम 2 है, उसके अंदर 2 रखे, 2p का कैपेसिटी 6 है, लेकिन हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 चले गए, 2 बचे तो यहाँ पे रख दिया। अगर हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो हम यहाँ पे 2p6 तक लिखते थे, नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन उसके आगे के ऑर्बिटल में चला जाता। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2। और ये है उसका बॉक्स डायग्राम, ये कंडेंस बोल सकते हैं, ये बॉक्स डायग्राम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, इस तरीके से रखे जाते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स है। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज रिलेटेड विद दिस ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल का मैंने कल बताया कि जितनी कैपेसिटी है किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो उसे कह सकते हैं फुलफिल्ड ऑर्बिटल। एनी ऑर्बिटल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज फुलफिल्ड ऑर्बिटल। Any orbital having 1 electron is called as half-filled orbital. इसके अंदर 1 है, इसके अंदर है, called as half-filled orbital. और this is having no electrons, मतलब this is called as empty orbital. तो ऑर्बिटल इस टाइप के होते हैं एटम के अंदर, कुछ ऑर्बिटल एम्प्टी होते हैं, कुछ हाफ फिल्ड होते हैं, कुछ फुल फिल्ड होते हैं, है ना, इस तरीके के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं एटम के अंदर। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑर्बिटल के अंदर, और उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल्स या फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स या फिर फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, इस टाइप का कॉन्सेप्ट होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसी ऑर्बिटल के साथ कंसर्न है। सो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये जो उसके पोस्टुलेट्स है, अजम्पशंस कहा जाता है, मतलब ये रखे जाते हैं कि इस तरीके से ये पोस्टुलेट्स है, इस तरीके से अजम्पशन है, उसके आधार पर देखिए तो अजम्पशन लर्न करने पड़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा, ये आपको लर्न करने तब जाके अंडरस्टैंडिंग होंगे, विदाउट लर्न भी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, बट लर्निंग के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा इस टॉपिक को समझ। सो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, according to valence bond theory, that is a bond is formed by the covalent bond is formed between the two atoms। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे, ये कार्बन और हाइड्रोजन की बात है, so ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड तैयार हुआ है, this is covalent bond which is formed by overlapping of atomic orbitals, atomic orbital का overlap। उसके लिए मैं आज के लिए तो कल के लेक्चर में आपको एनिमेटेड डायग्राम दिखाऊंगा जरूर, ओवरलैपिंग क्या होता है ऑर्बिटल्स का। तो यहाँ पे ये कहता है कि covalent bond is formed by overlapping of half-filled atomic orbitals of two different atoms। हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल कार्बन के एक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं हम लोग, तो आप देखिएगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हाइड्रोजन 1, दिस इज 1s1, ये 1s1 नाम का ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 है और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है जो 1s ऑर्बिटल है। तो हम ऐसा कह सकते हैं 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन overlaps with या तो 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन या तो 2px ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। कार्बन की किसी एक ऑर्बिटल के साथ वो क्या होता है, ओवरलैप होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज ओवरलैप। सो पहला assumption ये है, a covalent bond is formed by overlapping of half-filled atomic orbitals of two different atoms। दूसरा है overlapping atomic orbitals should have electrons with opposite spins। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो कार्बन का एंटी क्लॉकवाइज होना जरूरी है। वो जब अप्रोच होते हैं एक दूसरे के नजदीक तब वो अपने आप अपोजिट स्पिन में चले जाता है। ये इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन स्पिन सर अपोजिट, मतलब इलेक्ट्रॉन के स्पिन होते हैं
या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, वो ऑपोजिट होने जरूरी है, ऐसे इसका कहना है. तो ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन्स. देन after overlapping, spins of electrons are resolved. After overlapping, spin of electrons are resolved. इसका मतलब क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि एक क्लॉकवाइज है, दूसरा भी क्लॉकवाइज. तो जब ओवरलैपिंग होता है, that has to go to and opposite spin, that is clockwise and anti-clockwise. भले ही ओवरलैप होने से पहले वो अपोजिट हो सकते हैं, लेकिन जब ओवरलैपिंग होता है तो स्पिन्स आर रिजॉल्व. एक क्लॉकवाइज बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, स्पिन्स आर रिजॉल्व. फोर्थ ये कहता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आफ्टर ओवरलैपिंग कॉन्संट्रेट इन द रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई. दो एटम के बीच में जो एरिया होता है, जो स्पेस होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है, इंक्रीज होता है. तो इसके भी सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले आते हैं, इसके भी सारे इलेक्ट्रॉन चले आते हैं, तो दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है. अभी यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन एक ही होता है हाइड्रोजन के केस में, बाकी बहुत सारे एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट सेंट्रल स्पेस में चले आते हैं. ऐसा इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहना है. या फिर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ता है जो सेंटर में आता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस. फिफ्थ वाला ये कहता है कितने बॉन्ड तैयार कर सकता है कोई एटम. जैसे कि हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन इज टेट्रावैलेंट. तो कार्बन ने 4 बॉन्ड तैयार किए, क्यों? बिकॉज ऑफ कार्बन हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मींस 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एंड दैट्स व्हाई इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स. सो कोई भी एटम कितने बॉन्ड तैयार कर सकता है? तो जिस एटम के अंदर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने बॉन्ड वो तैयार कर सकता है. जितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने बॉन्ड वो तैयार कर सकता है. तो उसी की ये है बात यहाँ पे कि हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म. द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म by any atom is always equal to number of unpaired electrons present in its valence shell. किसी भी एटम के वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही बॉन्ड वो तैयार कर सकता है. सो दैट इज अगेन. नेक्स्ट देखा हमने स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड. यहाँ पे जो कल देखा था हमने स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप. कल मैंने एग्जांपल दिया, मैं मेरा हाथ अगर इतना पकड़ता हूँ तो ग्रिप इतनी परफेक्ट नहीं होगी. मैं अगर इतना पकड़ता हूँ ग्रिप ज्यादा होगी, ये पकड़ता हूँ तो ग्रिप और ज्यादा होगी, और ऐसे पकड़ेंगे तो ग्रिप और ज्यादा होगी. सो इसका दिस इज कॉल्ड एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, कॉन्टैक्ट एरिया बहुत ज्यादा है ओवरलैपिंग. ऐसा होता है. ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि दोनों में कितना ओवरलैप, इसका ऑर्बिटल कितने ओवरलैप. जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जितना कम ओवरलैपिंग उतना कम और वीक बॉन्ड तैयार हो जाता है. तो वी कैन से स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, एवरी बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन extent of overlapping, and this is according to valence bond theory. तो valence bond theory के हिसाब से strength of bond depends upon extent of overlapping, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है. that is what we can say here. And next जो आता है, that is you can say seventh one, orientation. That is called direction. ये दोनों के बीच में बॉन्ड तैयार होने के बाद this bond has specific orientation in space. स्पेस के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चला जाता है. अब यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है तो उसमें लीनियर ज्योमेट्री होगा, नो डाउट. बट यहाँ पे देखते हैं कार्बन के अंदर ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड. हम ऐसा क्यों स्ट्रक्चर निकालते हैं? क्या हम मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं निकाल सकते? मीथेन ये H, ये H, ये H और ये भी H, ऐसा नहीं निकाल सकते? व्हाई वी डोंट ड्रॉ मीथेन स्ट्रक्चर लाइक दिस वन? द रीजन बिहाइंड दैट, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड एक दूसरे से जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं उतना दूर जाते हैं. सो दे ट्राई टू गो अवे फ्रॉम ईच अदर. तो जितना हो सके उतना दूर जाने की कोशिश करते हैं. तो ये दोनों इतने दूर जाते हैं, ये दोनों इतने दूर जाते हैं. इसके अंदर बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, जो मैक्सिमम हो सकता है. सो दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ओरिएंटेशन. तो बॉन्ड फॉर्म होने के बाद बॉन्ड एक उतने जुड़ जाते हैं जिससे कि उनके बीच का रिपल्शन मिनिमम रिपल्शन, उससे ज्यादा वो जा ही नहीं सकते, उतना ही दूर जाता है. दैट इज कॉल्ड एज रिपल्शन. दे हैव स्पेसिफिक ओरिएंटेशन इन स्पेस, जिसके कारण ये ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके कारण मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री डिसाइड होता है. याद रखिएगा, जिसके कारण मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री डिसाइड होता है. ज्योमेट्री में जैसे मैंने बताया, कार्बन का जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. सो इस मीथेन मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री देखेंगे तो दिस यू कैन से H H H और H, इस तरह के स्ट्रक्चर होता है. और ये बॉन्ड ऐसे भी निकाले जाते हैं, कैन से लाइक दिस, इस तरीके से निकाल जाते हैं, और ये इस तरीके से निकाल जाता है. तो इसका मतलब क्या है देखिएगा, इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बॉन्ड इसी प्लेन में, इसी बोर्ड में, ये ब्लैंड भी इसी बोर्ड में. ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बाहर की तरफ ऐसा है, और ये वाला बॉन्ड है वो पीछे की तरफ है, इस तरीके से. तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, ऐसा ऐसा है. सो ये बॉन्ड बाहर की तरफ है और ये बॉन्ड अंदर की तरफ. किसी भी दो बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है. सो इट्स मैटर्स, and that's why this geometry is a tetrahedral geometry. So methane molecule has a tetrahedral geometry. This geometry can be explained on this basis, that is orientation.
तो बॉन्ड तैयार होने के बाद बॉन्ड एक दूसरे से इस तरीके से दूर जाते हैं, वो मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन देम एंड दैट्स व्हाई दे हैव द स्पेसिफिक ओरिएंटेशन इन स्ट्रेस, हैव द डायरेक्शनल कैरेक्टर एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर ज्योमेट्री इज फॉर्म। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है, क्योंकि ये एक लूपहोल था ऑक्टेट रूल के अंदर। ऑक्टेट रूल ज्योमेट्री के बारे में कुछ नहीं कहता था और ये उसका लिमिटेशन था, और इसलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने उसके बारे में यहाँ पे बात की है, अजम्पशन है वो उसके बारे में कहता है ऑल दीज आर द अजम्पशंस। तो होप एवरीवन गॉट द अजम्पशंस ऑफ दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नंबर 1 assumption रिपीट कर रहा हूँ, a covalent bond is formed by overlapping of half-filled atomic orbitals of two different atoms. Then overlapping atomic orbitals must have electrons with opposite spins, or opposite spins of electrons are must. Then after overlapping, the spins of electrons are resolved, that one have a clockwise, another have anti-clockwise spins of the electrons are there. Then after overlapping, electron density concentrate in the region between the two nuclei, दो nuclei के बीच में electron density concentrate होता है. Next, the number of bonds formed by any of the atom is always equal to number of unpaired electrons in its outermost orbit. So that happens over here. The strength of bond depends upon the extent of overlapping. If extent of overlapping is larger, the strength of bond is also larger. A stronger bond is formed. Orientation. Every bond form has a specific orientation in stress. That is called, it has the directional character, because of which a geometry, a particular geometry is formed, or you can say obtained. So that is what we can say assumptions of valence bond theory. Now, Hitler and London, these are the scientists who put forth this valence bond theory, or they studied the formation of hydrogen molecule. Hydrogen molecule का formation उन्होंने study किया, वो क्या है वो हम discuss करते हैं, how they study the formation of hydrogen molecule. Okay. Now, formation of hydrogen molecules, अब देखिए, so they studied formation of hydrogen molecule. ये हमारा टॉपिक। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि formation of hydrogen molecule मतलब रिएक्शन क्या है, H plus H produces H2, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं HH. This is the molecule. First hydrogen atom reacts with another hydrogen atom to form H2 molecule. This is the bond. अभी इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, this is H2. H2 भी लिख सकता हूँ मैं, मैंने यहाँ पे HH लिखा है. This is the bond which exists between these two atoms. These are two different atoms. Hydrogen molecule. They studied the formation of hydrogen atom, hydrogen molecule. Sorry, इस तरीके से. So this is the graphical representation for the study. Y-axis, x-axis we are here. So this is no doubt x-axis. This is, you can say, y-axis. X-axis has the internuclear distance. X-axis पे जो दिया है वो है distance. X-axis indicate कर रहा है distance between the two nuclei. दो nuclei बीच का distance ये x-axis पे दिया गया है, और y-axis depicts the energy, or y-axis gives the energy between the molecules. We have case 1 and we have case 2. They study the two cases of the hydrogen atoms. First case देखिएगा आप लोग. This is the hydrogen atom with in the clockwise spin, and this is another hydrogen atom. This is another hydrogen atom which is again clockwise rotations. These are the two hydrogen atoms. When two hydrogen atoms with parallel spins of electrons, matlab this is also having clockwise, this is also having clockwise. When they approaches each other, at that time the energy approaches, matlab distance, internuclear distance is decreased. We decrease the internuclear distance between them, so the energy decreases, but suddenly that energy increases when they are approached. Sorry, this is the way how we can draw the graph. This is, इसका मतलब है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना हम कम करते जाएंगे, जितना डिस्टेंस कम करते जाएंगे उतना एनर्जी बढ़ता जाता है. सो एनर्जी इंक्रीजिंग. दिस इज 0.00 पॉइंट. डिस्टेंस की बात करेंगे, यहाँ पे 0 0 डिस्टेंस है, इस तरफ डिस्टेंस प्लस में, इस तरफ डिस्टेंस माइनस में. ये एनर्जी प्लस है, एनर्जी माइनस है. तो दिस इंडिकेट्स दैट व्हेन टू हाइड्रोजन atoms with parallel spin approaches each other, the energy increases, and energy increases, hydrogen molecule do not form. तो इस केस में molecule do not form. Molecule तैयार नहीं होता, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तैयार नहीं होता है. दूसरा केस यहाँ पे, this is the one hydrogen atom with clockwise spin, and this is another hydrogen atom with anti-clockwise spin.
So these are the two electrons with two hydrogen atoms with opposite spins of electron. They approaches each other. Approaches matlab internuclear distance is decrease. We brought them closer. What happens when they are brought closer? Then energy decreases. Here is the energy what we get here. Here is the energy which is minus 436 kilojoule energy. इस point पे 436 kilojoule energy release होती है. These two hydrogen atom releases this much amount of energy, 436 kilojoule energy. And the distance is, यहाँ पे जो distance देखेंगे हम लोग, this is the distance which is 74 picometer distance. X axis पे हमने distance दिया है, ये 74 picometer distance. जहाँ पे देखिए ये एटम दूर थे, हमने थोड़े से और क्लोज लाए. So यहाँ पे हमने उन्हें और क्लोज लाए. So this is, you can say like this. और यहाँ पे actual molecule is formed. यहाँ पे two atoms क्लोज लाए. तो यहाँ पे कितने क्लोज लाए? तो दोनों न्यूक्लियस बीच का डिस्टेंस है 74 पिकोमीटर. ये कैसे देख सकते हैं हम लोग? दिस इज द वन हाइड्रोजन एटम, दिस इज अनदर हाइड्रोजन एटम, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सेकंड एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट. और दिस डिस्टेंस इज 74 पिकोमीटर. This distance is called as 74 picometer. मतलब the distance between the nuclei of two hydrogen atoms, दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच का न्यूक्लियस डिस्टेंस 74 पिकोमीटर. तो यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है 74 पिकोमीटर और एनर्जी है 436 किलोजूल एनर्जी रिलीज होती है. और ये दोनों आइडियल कंडीशन है जहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है. दिस इज द डिस्टेंस वेयर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म एंड दिस इज द एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड हियर इन दिस प्रोसेस. ऑल्सो इंपॉर्टेंट. इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि यार 74 पिकोमीटर से और नजदीक लाते हैं, हम कोशिश करते हैं उन्हें मोर क्लोज लाने की, तो उनके बीच का एनर्जी सडनली बढ़ता है. सो दिस इज द एनर्जी हाउ सडनली इंक्रीजेस. सडनली एनर्जी बढ़ता है और सडनली एनर्जी बढ़ेगा तो बॉन्ड ब्रेक्स. क्योंकि हमने नेचर ऑफ इंटरैक्टिंग फोर्सेस देखते हैं. नेचर ऑफ इंटरैक्टिंग फोर्सेस मतलब ये दो एटम जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो दिस इज न्यूक्लियस व्हिच इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज न्यूक्लियर पॉजिटिव, इट हैज द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज नेगेटिव चार्ज, इट हैज इलेक्ट्रॉन व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज. तो होता क्या है, व्हेन टू एटम अप्रोचेस ईच अदर, दो एटम जब एक दूसरे के अप्रोच करते हैं, उनके बीच में कुछ रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं, कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं. ये हमारे दोस्ती के जैसा है ना. हो सकता है आपका भी कोई दोस्त हो, एक अच्छा दोस्ती हो, अभी तुम्हारी भी दोस्ती होती है अलग लोगों के साथ. कुछ ठीक दोस्त होते हैं, कुछ अच्छे दोस्त होते हैं, कुछ बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स होते हैं आपके, है ना. जैसे आप लोग बेस्ट फ्रेंड या और कोई अलग अलग नाम देते हो. सो कोई भी फ्रेंड क्यों ना हो, हर फ्रेंड के साथ उसकी कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ बुराइयाँ होती है ना. क्योंकि आप एक अलग इंसान हो और आपका दोस्त एक अलग इंसान है, तो दोनों अच्छे दोस्त जरूर होते हो आप, लेकिन हर चीज तो आपकी मैच नहीं होती ना. हर चीज मैच नहीं होती, हर सोच मैच नहीं होती. माना कि तुम दोनों भी स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते होंगे, लेकिन हो सकता है किसी को क्रिकेट अच्छा लगता हो, किसी को फुटबॉल अच्छा लगता हो, या दोनों भी मूवी देखते हो, लेकिन कोई एक हीरो को पसंद करता है, दूसरा कोई दूसरे हीरो को पसंद करता है, मतलब वो अच्छा लगता है लाइक दैट. तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस जरूर होते हैं. उसी तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से दोस्ती में कुछ अच्छाई होने के कारण हमारी दोस्ती अच्छी होती है, कुछ बुराई होने के कारण दोस्ती में थोड़ी दरार भी होती है, थोड़ी बुरी भी होती है. उसी तरीके से यहाँ पर है. व्हेन टू एटम अप्रोचेस ईच अदर, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, बिकॉज लाइक चार्जेस हैज द रिपल्शन. न्यूक्लियस हैज द रिपल्शन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस हैज द अट्रैक्शन. दिस न्यूक्लियस हैज द अट्रैक्शन फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, दिस न्यूक्लियस हैज द अट्रैक्शन फॉर दिस इलेक्ट्रॉन. एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और दूसरे का न्यूक्लियस पहले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है. सो दिस there are some attractive forces, there are some repulsive forces. तो होता क्या है इस केस में repulsive forces are greater than attractive forces. इस केस में when this type of two atom approaches each other, इनके अंदर repulsive forces ज्यादा है, attractive forces ज्यादा है. और repulsive forces क्यों ज्यादा है? because इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ता है, इसलिए repulsion ज्यादा है. और इस केस में हम बोल सकते हैं कि attractive forces are greater than repulsive forces. तो इस केस में रिपल्शन कम है और अट्रैक्शन ज्यादा. मानो कि ये आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड है और ये जस्ट फ्रेंड है, इस टाइप का कुछ तो सिनेरियो है. या फिर जस्ट जान पहचान है, यार हाइड्रोजन एटम लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. अगर पैरेलल स्पिन्स होंगे तो बॉन्ड तैयार होने के चांसेस नहीं. दीस आर द टू केसेस व्हिच हैज बीन स्टडीड बाय दिस हिटलर एंड लंडन साइंटिस्ट. तो किसी भी दो एटम के बीच में बॉन्ड तैयार होने के लिए, मॉलिक्यूल तैयार होने के लिए दो चीजें जरूरी है. ये जो नेचर ऑफ इंटरैक्टिंग फोर्सेस है उसके कारण एनर्जी बढ़ती है, और अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा. अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है तो बॉन्ड तैयार होगा. इसके साथ साथ एनर्जी अगर बढ़ती है तो बॉन्ड तैयार नहीं होगा, एनर्जी कम होती है तो बॉन्ड तैयार होगा. यहाँ से आगे देखिए
यहाँ से एनर्जी सडनली इंक्रीज होती है। हम 74 पिकोमीटर से ज्यादा क्लोज आने की कोशिश करते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ, है ना। मानो हम अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, बहुत लॉकडाउन के बाद आप आपके दोस्त को मिलेंगे तो आप जरूर हक तो करेंगे, आपके दोस्त को एक अच्छा हक तो देंगे जरूर। अभी होता है कि हम इतना जोर से पकड़ेंगे, इतना जोर से पकड़ेंगे कि वो सांस नहीं ले पाए, वुड इट बी वर्किंग? नो, 100%। क्योंकि हम हक तो करते हैं लेकिन उसका एक लिमिट होता है, बहुत ज्यादा जोर से तो नहीं दबा सकते हम लोग ताकि वो सांस भी ना ले, मर जाएगा बंदा, तो ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन दिस हैपेंस हियर, तो ज्यादा क्लोज लाने की कोशिश करेंगे तो रिपल्शन भी होता है। 74 पिकोमीटर एक ऑप्टिमम डिस्टेंस, 436 किलो जूल एनर्जी एक ऑप्टिमम एनर्जी, जितना रिलीज होने के बाद ये बॉन्ड होना ही होना। इससे ज्यादा क्लोज लाने की कोशिश करेंगे तो एनर्जी बढ़ता है, बॉन्ड विल ब्रेक, मॉलिक्यूल वोंट फॉर्म। इस केस में वही, सो दिस हैज बीन स्टडीड बाय द साइंटिस्ट एंड उसी आधार पर दिस assumptions has been made। मतलब there are many molecules they studied, but one of the molecule is hydrogen molecule, they studied the formation, that is Hitler and London, and we forgot this assumptions as well as this one, clear with this? So that is what we can say here, valence bond theory, uske assumptions, and they studied the formation of hydrogen molecule। Let's move on to next, that is collagen bonds। ये जो तैयार होते हैं इसके अंदर कुछ bonds भी तैयार होते हैं, तो दो टाइप के bonds होते हैं, और that is also collagen types of overlap। So bonds के अंदर आता है, let's move to the types of bond which are given by this valence bond theory। ना जिस तरीके से हम types of bond, number one, that is you can say sigma bond, and number two is pi bond, pi bond। So sigma bond is denoted by this sign and this bond is denoted by this sign। So these are the two bonds। ये दो bonds की बात करते हैं। Types of bond, हमने already ऑक्टेट रूल के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसेस के हिसाब से दो टाइप्स ऑफ बॉन्ड है। वन बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड, अनदर बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोवैलेंट। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी दो टाइप के बॉन्ड की बात करता है, लेकिन उनके नाम अलग है। वन है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा है पाई बॉन्ड। So what is difference between this pi bond, or what is the definition of this sigma bond and pi bond? That depends on the types of overlaps। तो इसी के अंदर आता है types of overlap। You can say types of overlap। ओवरलैपिंग जो होता है दो ऑर्बिटल के बीच में, दैट ओवरलैप मैटर्स हियर। तो आप देखिएगा, जैसे मैंने बताया कि हम कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। दिस इज 1s ऑर्बिटल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 ऑर्बिटल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दिस इज p ऑर्बिटल जिसमें एक और एम्प्टी होता है। दिस इज 1s 2s 2px 2py एंड 2pz, इस टाइप का होता है। तो अब होता क्या है इसके अंदर का, टाइप्स ऑफ ओवरलैप्स की अगर बात करते हैं, सो इन दिस टाइप्स ऑफ ओवरलैप सिग्मा ओवरलैप। अब ये जो ऑर्बिटल्स है, इस ऑर्बिटल में शेप्स की बात है, शेप्स की बात है। तो एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर का होता है एस ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल होता है डंबल से, पी ऑर्बिटल होता है डंबल से, लाइक दिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये होता है। डी होता है प्लेनर कॉम्प्लिकेटेड। नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर देखे हैं शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैटर करता है इस चैप्टर के लिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम थोड़ा समझ के फिर ये चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझ। एस का अभी यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है सर्कुलर से, वो है स्फेरिकल से, समझिएगा। एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल वन, पी ऑर्बिटल डंबल से। This orbital lie on x-axis, that's why it is called as px. This lie on y-axis, called as py. This is on z-axis, so this is called as pz। ये जो था ना px, py, pz, इसका मतलब ये है, this is a p orbital which lies on x-axis. This is the p orbital which lies on y-axis. This is the p orbital which lies on z-axis. So x-axis, y-axis ये orbitals होते हैं। अभी इन ऑर्बिटल का ओवरलैप किस तरीके से होता है, उसके आधार पर ये पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड डिसाइड होता है। अगर इन ऑर्बिटल का ओवरलैप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होता है, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन 1s1, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस H मॉलिक्यूल, ये 1s ऑर्बिटल। सो दिस इज 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन overlaps with another 1s of hydrogen,
to form hydrogen molecule. So this is hydrogen molecule. Hydrogen. अब ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, like this. ये होता है. So ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, and this is called as overlap. ये है ओवरलैपिंग रीजन. ये है ओवरलैपिंग. This is called as SS overlap. इसे हम कह सकते हैं SS overlap. अभी ये ओवरलैप डिपिक्ट करने के स्ट्रक्चर दिखाने के अलग अलग तरीके से है. बुक के वाइज आपको अलग अलग तरीके मिलेंगे. तो ये तरीका है. So this is called as सबसे पहली बात आती है, that is you can say SS overlap. SS overlap. SS overlap. So पहला है मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय SS overlap. इसका मतलब क्या होता है? This is 1s orbital of first hydrogen atom. 1s orbital of first hydrogen atom overlaps with 1s orbital of another hydrogen atom to form hydrogen molecule. This is called SS overlap. एक हाइड्रोजन का s orbital दूसरे हाइड्रोजन के s orbital के साथ ओवरलैप होता है. This is called as SS overlap. And this bond is called as sigma bond. Sigma bond क्या होता है? ये जो एक्सिस है दो न्यूक्लियस के बीच में. सी ये एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, और ये ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है. सो व्हेनेवर ओवरलैप occurs along the internuclear axis, it's called as a sigma bond. And when overlap occurs sidewise of the internuclear axis, so suppose हम क्लोरीन की बात करते हैं, Cl plus Cl produces Cl2. इसमें क्या होता है? ये क्लोरीन का ये क्लोरीन एटम है, नंबर 1, नंबर 2, ओके. और यहाँ पे क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर बनता है. अब देखिएगा, ये क्लोरीन एटम का एक p ऑर्बिटल है, ये उसका y ऑर्बिटल है, उसका z ऑर्बिटल दूसरा, ओके, लाइक दिस. ये दोनों एटम एक दूसरे में आते हैं. अब ये ओवरलैप होते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर क्या आता है ओवरलैप होने के बाद. सो दिस इज यू कैन से स्ट्रक्चर. सो दिस ऑर्बिटल ओवरलैप्स विद दिस वन. तो ये इस तरीके से ओवरलैप होता है उसके साथ, लाइक दिस. ये इस तरीके से ओवरलैप होता है उसके साथ. ये है ओवरलैपिंग रीजन, ओके. ये है ओवरलैप. और यहाँ पे साइड वाइज दिखता है, ये साइड वाइज, ये साइड वाइज, ओके. अब देखिए, ये ऑर्बिटल अगर इसके साथ ओवरलैप होता है, तो ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है. And that's why this is also sigma bond. This is also sigma bond. Okay, but अगर यही ओवरलैप साइड वाइज होता है, मतलब कैसे? See, this is first and this is another. यही ओवरलैप इस तरीके से होता है, लाइक दिस तरीके से, इस तरीके से. आप देखिए, ये ओवरलैप, ये न्यूक्लियस है एटम का. सो दीज आर द न्यूक्लियस ऑफ एटम. ये साइड में ओवरलैप होता है, न्यूक्लियस पे होते नहीं. न्यूक्लियस से जो एक्सिस पास होता है, उस एक्सिस पे ओवरलैपिंग नहीं होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है. दिस इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड. इससे जो बनता है वो पाई बॉन्ड. दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, एंड दिस इज पाई बॉन्ड. इसका मतलब ये है, whenever overlap occurs along the internuclear axis, that is called as a sigma bond, and if occurs as sidewise, it called as, you can say, pi bond. So pi bond is by sidewise or lateral overlap of atomic orbitals, and internuclear axis पे जो होता है उसे कहा जाता है sigma bond. So there are two types of bond, sigma bond and pi bond. So मेरे ख्याल से time is over. कल के लेक्चर में मिलते हैं. Till then, thank you very much. Bye bye. See you tomorrow.